welcome to my channel 22 Geo Study. Friends, in this video we will discuss about the second part of Indus Valley Civilization. Friends, यदि आपने इस वीडियो को देखने से पहले हड़प्पा घाटी सभ्यता का प्रथम भाग अर्थात फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उस भाग को देखें ताकि ये वाला भाग आपको अर्थात सेकंड भाग आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो लेट मी स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, कल जो है हम लोग बात कर चुके थे जो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उनके बारे में हम लोग बात कर चुके थे कि उन नगरों की क्या विशेषताएं थी, वे जो नगर थे किस नदी के किनारे स्थित थे या उन नगरों से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं उसके आगे के जो फैक्ट थे वो कुछ छूट रहे थे तो उन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे और फिर बाद में मैप के थ्रू देखेंगे कौन सा नगर जो है वो कहाँ पे स्थित था, भारत में स्थित था या पाकिस्तान में स्थित था या फिर अफगानिस्तान में स्थित था। तो देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। भवन ग्रिड पद्धति पर आधारित, इसका मतलब है कि इस सभ्यता के जो नगर थे जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, बनवाली हो गया, लोथल हो गया, बहुत सारे जो नगर थे वो किस पद्धति पे आधारित थे तो भवन ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। जिस तरीके से हम लोग आधुनिक काल में किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं तो सबसे पहले उसका बेस तैयार करते हैं, उसके बाद में बेस का मतलब है नींव भरते हैं, फिर उसके बाद में बीम डालते हैं, यानी मजबूती के साथ में क्या करते हैं उसका निर्माण करते हैं। तो इसी तरीके से पहले भी अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो भवन बनाए जाते थे उन मजबूती मतलब उनके लिए मजबूती का विशेष ध्यान रखा जाता था। तो वे किस पे आधारित थे? वे जो भवन थे वे भवन ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। और सेकेंड हमारा पॉइंट है जो सड़कें हुआ करती थी वे समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। कहने का मतलब है जैसे मान लो कोई ये सड़क है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे मान लिया ये सड़क है और एक और सड़क आ रही है जो इसे काट रही है इस तरीके से। तो मतलब जो सड़कें हुआ करती थी वो बिल्कुल ही सीधे होती थी, स्ट्रेट होती थी। जैसे ये सड़क है और ये इसे काट रही है 90 डिग्री का, आप सभी लोगों को पता हो जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसे ही हम लोग समकोण बोलते हैं। तो इसके कहने का मतलब है ये देखो बिल्कुल सीधी जा रही है और ये सीधी जा रही थी, तो मतलब जो सड़कें थी वो बिल्कुल सीधी होती थी। इसी को कहते हैं कि 90 सड़कें जो थी वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। थर्ड पॉइंट है जो नगर हुआ करते थे मेनली उनके 2 पार्ट्स हुआ करते थे। जो नगर थे उनके 2 भाग होते थे। कौन कौन से? एक तो पूर्वी भाग हुआ करता था उनका और एक पश्चिमी भाग हुआ करता था। यानी जो भी नगर होते थे उनके 2 भाग होते थे। कौन कौन सा? एक पूर्वी और एक पश्चिमी। उनमें से जो पूर्वी भाग होता था वो बड़ा होता था किंतु निचला होता था। कैसा होता था? जो पूर्वी भाग नगरों का हुआ करता था वो बड़ा किंतु निचला मतलब नीचे में स्थित था। और उस इलाके में कौन से लोग रहते थे? जो जन सामान्य लोग थे वे निवास करते थे नगर के किस भाग में? तो जो पूर्वी नगर मतलब जो नगर का पूर्वी पार्ट था उसमें निवास किया करते थे। कौन? जन सामान्य लोग। सेकेंड पार्ट है इसका पश्चिमी। तो जो पश्चिमी नगर था मतलब नगर का जो पश्चिमी भाग था उसमें वो क्षेत्र कैसा था? वो क्षेत्र छोटा था। मतलब इससे कंपेयर करें तो ये वाला क्षेत्र, क्योंकि नगर थे 2 भागों में विभाजित थे, पूर्वी और पश्चिमी, लेकिन जो पश्चिमी नगर थे वे पूर्वी नगर से कैसे थे? छोटे थे, मतलब इनका आकार इनसे छोटा था किंतु ये ऊंचे थे इनसे। इसमें है ये नीचे थे किंतु ये इनसे ऊंचे थे। और यहाँ पे इन्हें क्या कहा जाता था? जो नगर का भाग ऊंचा था, यानी ऊंचा कौन सा भाग था? नगर का जो पश्चिमी वाला भाग, उसे नगर दुर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगर दुर्ग कहा जाता था। और इसी नगर दुर्ग में जो राजा या फिर जो अधिकारी लोग थे यानी जो उच्च वर्ग के लोग थे वो इसी में रहते थे। किसमें? नगर दुर्ग में। बात कर लेते हैं यहाँ से। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? धौलावीरा एकमात्र नगर है। देखो अभी यहाँ पे बताया गया है जो मेनली नगर थे
उनके दो भाग हुआ करते थे, पूर्वी और पश्चिमी। लेकिन एकमात्र एक और नगर मिला हुआ है, वो इनसे भी स्पेशल है, इनसे खास है। क्या खास है? इसके कितने पार्ट्स हैं? इसके 3 भाग हैं, इसीलिए ये खास है। जो और अन्य नगर हैं उनके सिर्फ 2 ही भाग हुआ करते थे, लेकिन इसके कितने भाग हैं? 3 भाग। एक दुर्ग और एक मध्यम और एक निचला। इस तरीके से एक दुर्ग, एक मध्यम और एक निचला। तो आप इसे ध्यान रखें, इस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि ये एक अपवाद स्वरूप ऐसा नगर है जिसके 3 भाग हैं, और जो इसके अलावा में जो भी सारे नगर हैं उसके कितने भाग हुआ करते थे? 2 भाग, पूर्वी और पश्चिमी। या ऐसे बोल ले, एक निचला भाग, ये ऊंचा भाग, या ऐसे बोल ले, एक बड़ा भाग, एक छोटा भाग। तो यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है ये चीजें, धौलावीरा को ध्यान रखना है। और धौलावीरा है जो वो खास है भी, क्योंकि कल भी मैंने बताया था जो यूनेस्को संस्था है उसने इसे किसे धौलावीरा को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में घोषित किया हुआ है, यानी नामित किया हुआ है। तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ है? ये गुजरात में पड़ता है। उसके बाद में देख लेते हैं सामान्य भवन निर्माण पक्की ईंटों से, लेकिन कालीबंगा रंगभूत से कच्ची ईंटों का प्रयोग मिला है। इसका मतलब है कि जो भवन निर्माण किए जाते थे, यानी जो भवन मकान बनाए जाते थे, उनमें अधिकतर या फिर मोस्टली कह लें जो ईंटों का प्रयोग किया जाता था वे पक्की ईंटें होती थी। लेकिन 2 ऐसे शहर मिले हैं, नगर मिले हैं, उनमें पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था, उनमें कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया था। यानी पक्की ईंटों के साथ साथ में भी कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। कौन कौन से नगर हैं उन्हें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अपवाद वाले क्वेश्चन जो हैं वे आ जाते हैं। कौन कौन से? कालीबंगा है और एक रंगपुर है। कौन कौन से? कालीबंगा है और रंगपुर है। इन्हें कैसे ध्यान रखना है? देखो, ये चीज तो आपको नहीं ध्यान रखनी है, ध्यान रखनी ये चीज अपवाद है। अपवाद के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, मोस्टली यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ध्यान रखना है कि जो कालीबंगा और रंगपुर है वहां कच्ची ईंटों के प्रयोग मिले हैं, यानी कच्ची ईंटों से मकान बने थे। और इसके अलावा में जो नगर है वहां पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो इस तरीके से आप इसे भी ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर आ जाते हैं इसके बाद में ये वाला पॉइंट, चमुंदड़ो एकमात्र नगर जो दुर्गीकृत नहीं था। अभी हम लोगों ने पहले देखे हैं, पहले देख चुके हैं। क्या पहले देख चुके हैं हम लोग? जो नगर है उनके 2 पार्ट्स होते थे, पूर्वी पश्चिमी। या फिर इस तरीके से ना बोल के इस तरीके से बोल सकते हैं, बड़ा भाग और छोटा भाग। या इस तरीके से भी ना बोले तो ऐसे बोल सकते हैं, निचला भाग और ऊंचा भाग। जिनमें से एक जो ऊंचा भाग था वो क्या कहलाता था? नगर दुर्ग कहलाता था। यहाँ पे समझना आपको जरूरी है, तभी आप लोग ये समझ पाएंगे। फिर चमुंदड़ो एकमात्र नगर जो दुर्गीकृत नहीं है, यानी ये जो नगर है इसमें दुर्ग नहीं बने थे। दुर्ग आप एक तरीके से किला कह सकते हैं, क्योंकि जो काफी ऊंचाई पे बने होते हैं और उनका आकार भी काफी विशाल होता है। तो ये शहर आपको खासकर ध्यान रखना है। कौन सा? चमुंदड़ो एकमात्र नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था, और जो सारे नगर थे वो दुर्गीकृत थे। अब देख लेते हैं, सड़कें कच्ची एवं पक्की होती थी। तो सड़कों में जिन ईंटों का प्रयोग किया जाता था वे कच्ची भी थी और पक्की भी थी। उसके बाद में व्यापार पे आ जाते हैं। तो व्यापार का जो मार्ग था वो दोनों मार्ग से व्यापार होता था, जल और थल से। जल के बारे में कल बताया था कि जो लोथल था वो एक गुजरात का प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था। तो इससे भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि जो बंदरगाह होता है वहां से क्या होता है? वहां पे व्यापार ही होता है। मतलब जो जहाज है, जहाज से सामान लाया जाता है और सामान को भेजा जाता है। तो यहाँ से रिलेट करके आप लोग इसे आसानी के साथ में याद रख सकते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं कि जब हम व्यापार करेंगे तो कुछ वस्तुओं का हम लोग निर्यात करेंगे और कुछ वस्तुओं का हम लोग आयात भी करेंगे, क्योंकि कोई भी सभ्यता हो या फिर कोई भी देश हो वो किसी न किसी वस्तु का आयात करेगा और किसी न किसी वस्तु का निर्यात अवश्य ही करेगा। तो यहाँ के जो लोग थे वो किन किन वस्तुओं का आयात करते थे? जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई, तांबा हो गया, टिन हो गया और ये सेलखंडी हो गई।
तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। आयात का मतलब होता है वस्तु को मंगाना, अपने देश में मंगाना। इसका मतलब है कि जो हड़प्पा घाटी सभ्यता के लोग थे वे किन किन वस्तुओं को या किन किन पदार्थों को अपने देश में यानी अपने यहाँ मंगाते थे, खरीदते थे। तो कौन कौन सी चीजें खरीदते थे? सोना, चांदी, तांबा, टिन और सलखंडी। फिर है मेसोपोटामिया से हड़प्पा व्यापार। और पहले यहां तक समझ लेते हैं, यहां तक ये चीज दूसरी है और ये चीज दूसरी है। फ्रेंड्स, मेसोपोटामिया, यदि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी है, यदि आपने मिस्र देश के बारे में सुना है, तो वहां पे एक विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है, वही बहती है कहाँ पे? मिस्र में। मिस्र के अलावा में भी और कई देशों में वो बहती है, लेकिन जो नील नदी है वह मेनली मिस्र देश में ही बहती है, यानी उसका अधिकतर हिस्सा कहाँ बहता है? मिस्र देश में ही बहता है। उस नदी के आसपास जो सभ्यता विकसित हुई उसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ से क्या हुआ है? यहाँ से मेसोपोटामिया से हड़प्पा घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे व्यापार करते थे, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, यानी वस्तुओं को खरीदते थे और बेचते भी थे, यानी देते भी थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ भी सकता है कि जो हड़प्पा घाटी सभ्यता के लोग थे वे अपना व्यापार किस सभ्यता से करते थे? तो मेसोपोटामिया, जो कि एक मिस्र देश की सभ्यता थी। फिर है उसके आगे और बहरीन, दिलमन, हड़प्पा, मेलुहा। यहाँ के जो लोग थे वे जो दूसरे देश थे उनको अलग अलग नामों से पुकारते थे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बहरीन है, इसे ये लोग क्या कहते थे? दिलमन कहते थे। और जो हड़प्पा घाटी के लोग थे इसे ये लोग क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या इसे कहते थे? मेलुहा कहते थे। हड़प्पा घाटी सभ्यता के लोगों को, जो मेसोपोटामिया के लोग थे, वे क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पे मात्र सत्तात्मक समाज, यानी जो समाज था वो पित्त सत्तात्मक ना होके मात्र सत्तात्मक था, यानी जो समाज था वो लगभग में जो औरतें थी उन पे केंद्रित था, यानी उनका मान सम्मान था, समाज में उनका मान सम्मान था। और ये क्या है? ये एक लिखा हुआ है, एक सींग वाला गैड़ा सर्वाधिक महत्व, यानी जो भी ये लोग पशु पालते थे उनमें जो एक सींग वाला गैड़ा होता था वो सबसे ज्यादा इनके लिए महत्वपूर्ण और प्रिय था, यानी इसकी वैल्यू सभी जानवरों से अपेक्षाकृत बहुत ही ज्यादा थी। क्या है जानवर का नाम? उसका नाम है एक सींग वाला गैड़ा। और उसके बाद में एक कुबड़ वाला बैल। देखा भी होगा कि जो बैल होते हैं उनमें से जो एक कुबड़ वाला बैल होता है उसकी इंपॉर्टेंस इस सभ्यता में सेकंड नंबर पे थी। फर्स्ट नंबर पे क्या था? फर्स्ट नंबर पे था एक सींग वाला गैड़ा। फिर देख लेते हैं उसके बाद में यहाँ से जो मुहरे थी उनका आकार किस तरीके का था, मतलब मुहरे थी वो किस तरीके की थी? तो वर्गाकार थी और आयताकार थी। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं अंधविश्वास, यानी यहाँ से एक ताबीज की प्राप्ति हुई है। ताबीज, ऐसा माना जाता है कि ये लोग अंधविश्वास को भी मानते थे। यहाँ पे देख लेते हैं, ये है भारत का मैप। अब मैप के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है थोड़ा डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट पूछता है। यदि आपको मैप पता हुआ तो आसानी के साथ में उसे कर लेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले। लेकिन सबसे पहले मैप को समझने से पहले आपको यहाँ पे कुछ समझना होगा। क्या समझना होगा? यदि मैं यहाँ पे बोल दूं कि भाई पूरब कहाँ पे है, तो इस साइड में पूरब होगा, इस साइड में पूरब होगा और इस साइड में आपका पश्चिम होगा, और ऊपर की साइड में आपका उत्तर होगा और नीचे के साइड में आपका दक्षिण होगा। यहाँ पे समझ लेते हैं जो ये सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता इसे बोल लें। इसका जो सबसे पूर्वी नगर था या स्थल था या फिर स्थान बोल लें
तो वो क्या था, उसका नाम था आलमगीरपुर। क्या नाम था, आलमगीरपुर। और ये कहाँ स्थित था, ये यूपी के मेरठ में पाया गया था। क्या नाम है इसका, यहाँ पे मान सकते हैं क्योंकि यूपी लगभग में यहीं पे है, भारत का मैप है ये। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है, मैं यूपी ना लिख के मेरठ लिखता हूँ क्योंकि मेरठ आपको पता है, तो ये तो पता ही होगा कि मेरठ जो है वो यूपी में पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरठ। और साथ ही साथ आपको चीज और ध्यान रखनी है कि जो आलमगीरपुर है ये किस नदी के किनारे स्थित था, तो ये हिंडन नदी के किनारे स्थित था। ये सबसे पूर्वी हो गया। तो सबसे पश्चिमी कौन सा होगा, सबसे जो पश्चिमी है कल बताया भी था, उसका नाम है सुतगाकेडोर। ये सबसे पूर्वी हो गया। पश्चिम ये वाला इधर वाला हिस्सा होगा, तो यानी पश्चिम ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में इसका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी जो नगर है उसका नाम क्या, सुतगाकेडोर। सुतगाकेडोर। और ये कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। ये भी आप लोग ध्यान रखें क्योंकि कभी कभी वो क्षेत्र भी पूछ लेता है। क्या, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। अब देख लेते हैं जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है वो क्या है, तो यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसका नाम है मांडा। मांडा बोल सकते हैं या माड़ा बोल सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है मांडा, मांडा ही सही है। और अब बचा हुआ है सबसे दक्षिणी क्षेत्र। तो सबसे दक्षिणी क्षेत्र उसका नाम है दैमाबाद। क्या नाम है, दैमाबाद। ये कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। और यहाँ पे मैं एक फैक्ट भूल गया हूँ, ये जो मांडा शहर है ये इसके किनारे कौन सी नदी स्थित है, तो ये चेनाब। ये आपको ध्यान रखना है। तो इधर ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें भी आप ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा घाटी है, सभ्यता घाटी, हड़प्पा घाटी या सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका सबसे पूर्वी नगर कौन सा है, तो आलमगीरपुर है। और ये कहाँ पड़ता है, मेरठ में पड़ता है। और ये किस नदी के किनारे स्थित था, तो हिंडन नाम की एक नदी है, उसके किनारे ये स्थित था, जो गाजियाबाद से निकलती है, हिंडन नदी। मतलब गाजियाबाद भी किसके किनारे स्थित है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और सबसे पश्चिमी कौन सा होगा, सुतगाकेडो, जो कि कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। और प्रॉपर यदि हम क्षेत्र की बात करें यानी किस क्षेत्र में पड़ता है, तो बलूचिस्तान प्रांत है पाकिस्तान का, उसमें पड़ता है। उसके बाद में देख लेते हैं सबसे उत्तरी, तो उसका नाम है मांडा। और मांडा ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर का ही है। और किस नदी के किनारे ये मांडा पड़ता है, तो वो पड़ता है चेनाब नदी के किनारे। अब देख लेते हैं सबसे जो दक्षिणी शहर है उसका नाम है दैमाबाद। क्या नाम है, दैमाबाद। और वो कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। दोस्तों मैं आपको और एक सलाह दूंगा, यदि आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपसे कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको डायरेक्टली नहीं पता है, लेकिन इनडायरेक्टली आप उन्हें आसानी के साथ में कर सकते हैं। जैसे मान लिया क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, आपको बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य है। जैसे मान लिया फर्स्ट कथन दे दिया है कि हड़प्पा घाटी सभ्यता का कोई भी उन्होंने नगर दे दिया, कह रहे हैं कि जैसे राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी जो कि एक हड़प्पा घाटी सभ्यता का नगर है, वो बंगाल में स्थित है। तो डायरेक्टली आपको शायद ना पता हो, लेकिन इनडायरेक्टली आप इसे आसानी के साथ में कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब आपको मैप पता हो तब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको खूब पता है ये जो पूर्वी क्षेत्र है इसका सबसे पूर्वी जो नगर है तो आलमगीरपुर है, और ये यूपी में पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट में बात कही गई है वो कही गई है कि सबसे पूर्वी जो नगर है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल तो यहाँ पे है, यहाँ पे, यानी ये तो इसके और भी ज्यादा पूर्व में है।
तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सबसे पूर्वी नगर तो यही है, इसके बाद में है ही नहीं। तो मतलब स्टेटमेंट में जो है कोई भी नगर दे दे जो कि यूपी के पूरब में पड़ता है, जैसे यहाँ पे कोई दे सकता है, असम वगैरह है, बिहार है, तो वो गलत हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने सारे फैक्ट जो है आप लोगों को बता दिए हैं। डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से आप निकाल लीजिए और करके देख लीजिए, आपसे एक क्वेश्चन हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये श्योर करता हूँ।